Morning students, let us start with our 10th standard English Bridge course activity number 42. आपकी आज की कॉम्पिटेंसी है 18 नंबर और इसमें का पहला पार्ट हम आज करेंगे. सी नाउ टुडेज कॉम्पिटेंसी इज बेस्ड ऑन पैराफ्रेजिंग वर्ड्स. अभी पैराफ्रेजिंग वर्ड्स का मतलब क्या है पहले वो जानते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैराफ्रेजिंग? फ्रेज, इसकी सिर्फ फ्रेज को ना देखते हुए हम फ्रेज के साथ वर्ड्स के बारे में बात करेंगे. पैराफ्रेजिंग मीन्स व्हाट? एक्सप्रेसिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग. ना यहाँ पे ये याद रखो कि पैराफ्रेज करते वक्त हम दिए गए फ्रेज का या दिए गए वर्ड्स का भले ही हम उसमें के अल्फाज वर्ड्स चेंज करें, यहाँ पे जो टेक्निक्स है उसके अलग अलग किस तरीके से पैराफ्रेजिंग होता है वो मैंने नीचे दिए हैं. लेकिन इन पांचों केसेस में हमको ये ध्यान रखना है कि उस पैराफ्रेजिंग में दिए गए सेंटेंस का या पैराग्राफ का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए. द मीनिंग शुड रिमेन सेम. ये याद रखो, मीनिंग ना बदलते हुए हम वर्ड बदल सकते हैं, उसकी ऑर्डर बदल सकते हैं. जैसे देखो पहला दिया है, वी कैन पैराफ्रेज बाय यूजिंग सिनोनिम्स. सिनोनिम्स यानी क्या? सेम मीनिंग के वर्ड्स. जैसे मुझे कहना है दैट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. ब्यूटीफुल की जगह पे आई कैन से दिस इज़ अ प्रिटी गर्ल. यानी मीनिंग बदला नहीं, सिर्फ अल्फाज बदले, वर्ड्स बदले. सो पैराफ्रेज करते वक्त ये याद रखो कि हम वर्ड्स बदल सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए. सेकेंड, यू कैन ऑल्सो चेंज द वर्ड ऑर्डर. अगर आपको वर्ड्स की ऑर्डर आगे पीछे करनी पड़ती है मीनिंग चेंज ना करते हुए तो भी चलेगा. सेकेंड, यू कैन चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब. अभी फॉर्म ऑफ द वर्ड क्या रहता है? फॉर्म यानी जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. ये जैसे किसी नाउन का अगर हमको प्रोनाउन नाउन का अगर एडजेक्टिव बनाना पड़ रहा है या एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना पड़ रहा है तो नो प्रॉब्लम, फॉर्म चेंज कर सकते हैं हम. लेकिन एज आई सेड अगेन, आई इंसिस्ट कि पैराफ्रेजिंग में मीनिंग नहीं बदलना चाहिए. देन फोर्थ टेक्निक है, आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं. जैसे एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करो या पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस करो. देखो इसमें आपको पता है कि हम सिर्फ क्या करते हैं, उसका फॉर्मेट बदलते हैं, सेंटेंस का पैटर्न बदलता है लेकिन मीनिंग कभी नहीं बदलता. एंड येस, अगर पॉसिबल, अगर आपको ज़रूरत पड़े देन यू कैन ब्रेक द इन्फॉर्मेशन इनटू सेपरेट सेंटेंसेस. हाँ, अगर आप उसके छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते, बहुत बड़ा सेंटेंस है तो भी चल सकता है कि उसके छोटे हिस्से में उसके हम स्मॉल स्मॉल क्लॉजेस बनाएं या फिर सेंटेंसेस बनाएं. तो ये अलग अलग तरीके हैं पैराफ्रेजिंग के. बट एज आई सेड अगेन, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए. सो नेक्स्ट सी नाउ, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ दिए गए हैं सेंटेंस, लेकिन आज हम पूरे सेंटेंस की या पैराग्राफ की पैराफ्रेजिंग करने वाले नहीं हैं. पहले हम सिर्फ वर्ड्स की या दिए गए फ्रेजेस की पैराफ्रेजिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सो नेक्स्ट एक्टिविटी में हम पूरे पैराग्राफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो देखेंगे. सो सी हियर, पूरे पैराग्राफ या पूरे सेंटेंस को आपके टीचर्स इसके लिए क्या करेंगे? दे विल टेल यू द नेचर ऑफ एक्टिविटी. एज आई टोल्ड यू, पैराफ्रेजिंग क्या रहता है आपको पता है एक्चुअली, लेकिन इसका पैराफ्रेजिंग ये नाम है, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा. पैराफ्रेजिंग यानी क्या? दिए गए सेंटेंस का या दिए गए पैराग्राफ का, दिए गए वर्ड का मीनिंग ना बदलते हुए हम उसके वर्ड्स बदल सकते हैं. मीनिंग वही रखना है, सिर्फ उसका फॉर्मेट या पैटर्न चेंज करना है. सेकंड, इसके लिए आपके टीचर्स आपको असिस्ट ज़रूर करेंगे ताकि आपको क्या हो, सही गाइडेंस मिले. नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप क्या करने वाले हैं? यू विल रीड द पैराग्राफ केयरफुली, यू विल अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस केयरफुली. फिर उसका मीनिंग क्या है वो आपको गेस करना है. एंड दिस वे आपको क्या करना है, उनका अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है. या आपको देखो लैंग्वेज स्टडी में एक क्वेश्चन रहता है, मेक योर ओन सेंटेंसेस. इट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट? पैराफ्रेजिंग. आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, उसका मीनिंग ढूंढना पड़ता है और फिर उसके हेल्प से आपको खुद के सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं. जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है, लर्निंग एक्टिविटी. रीड इट केयरफुली, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड पैराफ्रेज द अंडरलाइंड वर्ड्स और फ्रेजेस. तो अभी हम सिर्फ इन वर्ड्स के बारे में पैराफ्रेजिंग करेंगे यानी इनकी मीनिंग लिखेंगे. सो द फर्स्ट वन, नेचर इज कंटिन्यूली एंटाइसिंग अस टू स्पेंड टाइम इन हर एम्ब्रेस. Through the calling of birds and the babbling of brooks and streams, the fragrance of flowers and the whispers of trees as the wind blows through their branches, it commands us not to go against it, otherwise it will curse you. ओके, तो यहाँ पे मीनिंग हमको थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये कुदरत के बारे में बताया गया है कि कुदरत हमको क्या कर रही है, बहुत सारी चीज़ें देती है, अच्छी चीज़ें. यहाँ से फूलों से समझ में आ रहा है, ट्रीज़, बर्ड से समझ में आ रहा है. यानी कुदरत हमको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देती है, लेकिन कुदरत हमको ये भी हुक्म करती है कि तुम उसके खिलाफ मत जाओ, नहीं तो तुमको क्या करेगी? कर्स यानी बद्दुआ देगी, राइट, श्राप देगी.
सो यहाँ पर इन मेन वर्ड्स के मीनिंग आपने ढूंढ के निकाले तो आप ये पैराग्राफ सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं. आई रीड द पैराग्राफ अगेन. सी, नेचर इज कंटिन्यूली एंटाइसिंग us to spend time in her embrace through the calling of birds, the babbling of brooks and streams, the fragrance of flowers, and the whispers of trees as the wind blows through their branches. It commands us not to go against it, otherwise, it will curse you. राइट. अब इसमें से अंडरलाइंड वर्ड्स के मीनिंग आगे दिए हैं और उससे आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बना के बताए गए. देखो फर्स्ट वन, एंटाइसिंग मीन्स फॉर टेम्पटिंग, यानी दिल लहरा ये दिल को ललचाने वाला. राइट. तो यहाँ पे एंटाइसिंग यानी क्या, ललचाने वाला. सो नेचर इज़ ऑलवेज टेम्पटिंग अस विथ इट्स मैजिकल थिंग्स. नेचर, कुदरत हमको हमेशा ललचाती है उसके अलग अलग मैजिकल यानी क्या, कुछ जादुई चीज़ों से, क्योंकि कुदरत में सच में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हमारा दिल क्या करती है, बहलाती है, हमको ललचाती है कि हाँ हम ये कुदरत के बारे में और जानें. सेकेंड इज एम्ब्रेस. एम्ब्रेस मीन्स वॉट, टू हग मीन्स वॉट, किसी को गले लगाना. तो यहाँ पर है, बिश्नोई कम्युनिटी पीपल वर हगिंग द ट्रीज टू सेव द लाइफ ऑफ द ट्रीज फ्रॉम कटिंग. बिश्नोई नाम की एक जात है, लाइक जैसे जमाती रहते हैं वैसे, जात जमात हमको पता वैसे रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल. तो बिश्नोई ग्रुप के जो पीपल है उन लोगों ने हक किया किसको, ट्रीज़ को, पेड़ों को इस तरीके से गले लगाया. क्यों, ताकि पेड़ों को ना काटा जाए और पेड़ बचे. देन थर्ड इज बैबलिंग. बैबलिंग मीन्स वॉट, चैटरिंग और बोस्टिंग. चैटरिंग यानी बड़बड़ने वाला, बोस्टिंग यानी क्या, खुद की बढ़ाई करने वाला. तो यहाँ पर उसका मीनिंग थोड़ा चेंज होता है. सी, द बोस्टिंग ऑफ सम पीपल क्रिएट्स एन अनप्लेजेंट एटमोसफेयर. यानी खुद की बढ़ाई करने वाले लोग क्या करते हैं, हमेशा माहौल ख़राब करते हैं. देन फ्रैग्रेंस. फ्रैग्रेंस यानी क्या, खुशबू. प्लेजेंट ऑर्डर, स्वीट स्मेल. आई लाइक द स्वीट स्मेल ऑफ मोगरा. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एंटाइसिंग का मीनिंग जो दिया है टेम्पटिंग, उसका इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाया गया है. एम्ब्रेस का मीनिंग है टू हग, हग इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है. बैबलिंग का मतलब है बोस्टिंग, तो यहाँ पे बोस्टिंग इस्तेमाल किया है. एंड फ्रैग्रेंस का मतलब है स्वीट स्मेल, तो यहाँ पे स्वीट स्मेल का इस्तेमाल किया गया है. इसका मतलब पैराफ्रेजिंग में हमको क्या करना है, दिए गए वर्ड्स का मीनिंग ढूंढना है इन इंग्लिश ओनली, और उस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हमको वो सेंटेंस क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है. सेम मीनिंग, आप सेंटेंस वही रखो चलेगा, लेकिन उसको क्या करने का है, बदलने का है. तो यही इस्तेमाल करते हुए अगर हम वापस पीछे का पैराग्राफ देखते हैं तो हमारा पैराग्राफ कैसे चेंज होगा. देखो, सी द फर्स्ट लाइन, नेचर इज़ कंटिन्यूली एंटाइसिंग अस टू स्पेंड टाइम इन हर एम्ब्रेस. यानी नेचर इज़ कंटिन्यूली टेम्पटिंग अस टू स्पेंड टाइम इन हर हग, यानी उसके यू नो हग, यानी यहाँ पे एक्चुअली हग यानी क्या आएगा, यहाँ पे उसके आगोश में, यानी कुदरत के आगोश में वो क्या चाहती है, हम वहाँ पे रहे, उसके साथ वक्त बताए. इसके लिए वो क्या करे, टेम्प्ट कर रहा है हमको, हमको हमारा दिल ललचा रहा है या रही है. थ्रू द कॉलिंग ऑफ बर्ड्स, द बैबलिंग ऑफ ब्रुक्स एंड स्ट्रीम्स. यानी सियर थ्रू द कॉलिंग ऑफ बर्ड्स एंड द चैटरिंग ऑफ ब्रुक्स एंड स्ट्रीम्स, यानी उनके बड़बड़ने की जो साउंड है, बहने की. नेक्स्ट, देन the fragrance of flowers and the whispers of trees as the wind blows through their branches. Fragrance of flowers, fragrance यानी क्या बताया गया है, the sweet smell of flowers and the whispers of trees as the wind blows through their branches. तो यहाँ पर देखो अंडरलाइन करके मैंने दिए है मीनिंग. तो इस तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि पैराग्राफ का मीनिंग ना बदलते हुए हमने क्या किया, सिर्फ कुछ वर्ड्स यहाँ पे डायरेक्ट हमने आज सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो किया है कि वर्ड्स के मीनिंग चेंज किए. हम नेक्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करेंगे अगले एक्टिविटी में, अगले वीडियो में, तब हम इसका फॉर्मेट कैसे चेंज करना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी जानेंगे. नाउ सी द नेक्स्ट पैटर्न. देन अभी यहाँ पर आपको और 4 वर्ड्स दिए गए हैं, डेमॉन्स्ट्रेट, एलिसिट, कार एंड टू बी फॉन्ड ऑफ. तो यहाँ पे आज सिर्फ और सिर्फ हम इनके मीनिंग जानेंगे. डेमॉन्स्ट्रेट का मीनिंग क्या है, देखो, गिव अ प्रैक्टिकल एग्जीबिशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ समथिंग वर्क्स. कोई चीज़ कैसे काम करती है उसको डेमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं, डेमॉन्स्ट्रेट करना बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलेंगे, जैसे आप मम्मी को बोलते हैं, मम्मी मुझे चाय बना के बताओ, तो मम्मी आपको चाय बना के बताएंगे. जैसे पहले कप बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, चाय पत्ती, शुगर सब मिलाएंगे, तो ये हो गया डेमॉन्स्ट्रेशन. यानी वो एक्टिविटी सामने खुद ब खुद करके बताना, इसको कहा जाता है डेमॉन्स्ट्रेट. एलिसिट यानी क्या, एलिसिट यानी ड्रॉ आउट फ्रॉम समवन. किसी एलिसिट करना यानी सामने वाले का रिएक्शन क्या है या उसका आंसर क्या है, हकीकत क्या है, वो हासिल करना, उसके पास से निकाल के लेना, उगलवाना कहते वैसे. कार क्या है, आपको पता है, कार एक व्हीकल है, एक
एक गाड़ी है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है देखो, अ 4-व्हील्ड रोड व्हीकल दैट इज़ पावर्ड बाय एन इंजन एंड इज़ एबल टू कैरी अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, इसको कहते हैं कार, राइट। हमको कार ज़्यादा स्मॉल लग रहा है, सिंपल लग रहा है, एनीवेज। नेक्स्ट फोर्थ है टू बी फॉन्ड ऑफ। अभी टू बी फॉन्ड ऑफ मतलब क्या, हैविंग अ लाइकिंग फॉर और लव ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर जैसे बोलते हैं, अगर मुझे कहना है कि मैं आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम्स, मुझे आइसक्रीम खाना बेहद पसंद है, आई लव टू डू दैट। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई हैव अ लाइकिंग फॉर आइसक्रीम्स, आई लव टू ईट आइसक्रीम्स। समझ में आ रहा है, यानी इस तरीके से इसको कहा जाता है पैराफ्रेज। इसके लिए पहले आपको क्या पता होना ज़रूरी, मैंने कहा इसके मीनिंग इस तरीके से जो है वो पता होना ज़रूरी, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका सेंटेंस में पैराफ्रेजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट और दिया है कि देखो, एक आपको पैराग्राफ दिया है वापस, आई लाइक द पोएम फॉर द वेरी रीज़न दैट एनी वन एल्स वुड लाइक इट फॉर इट्स ह्यूमर। आई ऑल्सो लाइक द पोएम बिकॉज द पोएट बैलेंसेज द एग्जैजरेशन विथ सीमिंगली कन्विंसिंग लॉजिक। यानी ये बताते हैं कि कोई भी पोएम क्यों पढ़ता है, शायरी क्यों पढ़ता है, क्योंकि उसमें मज़ा आती है, अच्छा लगता है। लेकिन मुझे क्यों भला अच्छा लगता है, मुझे शायरी क्यों पसंद है या नज़म क्यों पसंद है, क्योंकि कविताएं क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें एग्जैजरेशन कन्विंसिंग लॉजिकल से लिया जाता है। आपको पता है, कभी भी कोई पोएम लिखी जाती है तब उस पोएम में कुछ बातें हम इमेजिन नहीं कर सकते, उसके ऊपर की रहती है। एग्जैजरेशन यानी क्या, किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा बढ़ा के या हद से ज़्यादा नीचे गिरा कर उसकी बात करनी, उस वो जो रियल में है वैसी नहीं बताई जाती। एंड कन्विंसिंग यानी क्या, रीडर को, अभी पोएट में कुछ पोएम में कुछ बातें इतनी बोलते हैं ना खींच कर बताई जाती है, लेकिन इस तरीके से कन्विंसिंग लॉजिक, उसके पीछे कुछ लॉजिक भी रहता है, क्योंकि ये इमेजिनेशन हमको पता है। तो इसलिए मुझे पोएम पसंद है, क्योंकि पोएम में कुछ बातें सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, रियल में वो नहीं रहती। फिर भी रीडर्स क्या करते हैं, पढ़ने वाले कविताएं शौक से पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कन्विंसिंग लॉजिक होता है, रीडर को वो भा जाता है, इसके लिए। तो यहाँ पे मीनिंग दिया देखो, एग्जैजरेशन क्या, अ स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एज बेटर और वर्स दैन इट रियली इज़। हकीकत से उसको बेहतर या फिर ख़राब करके बताया जाता है। कन्विंसिंग यानी क्या, केपेबल ऑफ कॉजिंग समवन टू बिलीव दैट समथिंग इज़ ट्रू और रियल। यानी किसी को कन्विंस करना, यानी का किसी को ये मानने पे मजबूर करना कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं जो भी बता रहा हूँ वो क्या है, सच है, चाहे फिर वो सच हो या ना हो, उसको कन्विंस करने की पावर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्समैन आपके यहाँ पे आते हैं, सेल्स पर्सन लोग आते हैं कुछ बेचने के लिए, तो वो उनके पास ये कन्विंसिंग पावर रहती है। जब वो आते, कोई आपको चीज़ कोई नहीं लेने की है, लेकिन अगर उसके पास सच में, हम बोलते हैं ना, अगर सेल्स पर्सन उसके पास वो टैलेंट है कन्विंसिंग का, तो वो किसी भी हाल में आपको वो चीज़ बेच के ही जाता है, चाहे फिर वो डिस्काउंट में दे या कैसे भी, लेकिन वो बेचता ज़रूर है। उसको बोलते कन्विंसिंग कैपेसिटी, राइट। नाउ नेक्स्ट और दो वर्ड्स आपको दिए देखो, डिफॉरेस्टेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसका भी मीनिंग जानेंगे। देखो, डिफॉरेस्टेशन यानी कि आपको पता है, पेड़ों का काटना, एक सिंगल नहीं कई सारे पेड़ों का एक साथ कत्ल करना। एंड कॉम्प्रिहेंशन क्या, ये आपको पता है, आप पैराग्राफ लिखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन यानी क्या रहता है, देखो आपको टॉपिक ही रहता है कि रीड द पैराग्राफ फॉर कॉम्प्रिहेंशन या फिर कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स। यस, समझना, जानना उसमें क्या दिया है। तो यहाँ पर देखो आपका मीनिंग मैंने दी हो क्या आगे, डिफॉरेस्टेशन यानी क्या है, द डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज फॉर द यूजेस ऑफ एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और माइनिंग एक्टिविटीज़। यानी जहाँ जहाँ बड़े जंगल है, डिफॉरेस्टेशन यानी एक पेड़ नहीं, यहाँ पे दिया देखो फॉरेस्ट, यानी पेड़ों से भरा हुआ जंगल, वो पूरे तरह से क्या होता है, पूरी तरह से डिक्रीज यानी पूरी तरह से कम किया जाता है, काटा जाता है। फॉर वाई, फॉर व्हाट पर्पस, एग्रीकल्चर के लिए बोलो, या अर्बनाइजेशन, यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, या माइनिंग करना है, राइट। तो ये क्या होता है, इन कामों के लिए फॉरेस्ट काटना, जंगल को काटना, इसको कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। एंड व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन इज़ द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग। फॉर एग्जांपल, आपको पैराग्राफ जो दिया जाता है एग्जाम में, वो होता है कॉम्प्रिहेंशन, यानी दिया जाता है कि पैराग्राफ पढ़ो, समझो और फिर उसके नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखो। इज़ दैट क्लियर? तो व्हाट इज़ द टेक अवे दैट यू हैव टेकन टुडे, आपने आज क्या सीखा? यू हैव learned how to read carefully, how to guess meaning of something and then उसको पैराफ्रेज कैसे करना है, ये आपको मैंने थोड़ा सा बताया। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम इसका यूसेज सीखेंगे। ओके, टिल देन गुड डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।